टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। खाद्य प्रसंस्करण बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें रोजगार की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हालांकि इस पर काफी समय से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना के कारण जो हालात बने हैं उनमें इसकी अहमियत और खुलकर सामने आई है। केंद्र सरकार को इस क्षेत्र की ताकत का बखूबी अंदाजा है। यही वजह है कि उसने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में प्रसंस्करण उद्योग को खासा महत्व दिया है। इसी कड़ी में उसने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना शुरू की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने इस योजना की औपचारिक शुरुआत की है। उन्हें उम्मीद है कि इससे 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल और अल्प कुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। ये योजना आत्मनिर्भर भारत का ही हिस्सा है और केंद्रीय मंत्री का मानना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ऐसा क्षेत्र है जो अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत का भविष्य बन सकता है। चूंकि हमारे देश में अधिकतर सूक्ष्म खाद्य उद्योग अपंजीकृत है और उनका संबंध जो है वो गांव से है, इसलिए नई योजना से गांव में खुशहाली के रास्ते खुलेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी योजना पर चर्चा करेंगे। विषय रहेगा प्रसंस्करण से होगा विकास। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी.के. स्वैन। नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री मनोज जोशी। नमस्कार। वेरिएंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री पी.एल. कौल। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक दुश्वारियों से गुजर रही है। जाहिर है भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री कई बार संकट को अवसर में तब्दील करने का आह्वान कर चुके हैं और उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भी जीर्णोद्धार की कोशिशें तेज हो गई हैं। जिस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई को हरी झंडी दिखाई थी, उसे 29 जून को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जमीन पर उतार दिया। उनका कहना है कि रेडी टू ईट सेगमेंट में काफी अवसर हैं, जिसमें वैश्विक खुदरा विक्रेता अपने स्टोर में भारतीय भोजन रखने पर विचार कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि भारत के अच्छे व्यंजनों यानी सुपर फूड्स से पश्चिमी दुनिया को अवगत कराया जाए। कोशिशों ने रंग लाना शुरू कर दिया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से वित्त पोषित परियोजनाओं को हाल ही में नए क्षेत्रों से नए ऑर्डर मिले हैं। सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश का आह्वान कर रही है। उसने फूड प्रोसेसिंग के लिए समर्पित निवेश सुविधा सेल की बाकायदा स्थापना की है। बल्कि हाल ही में आयोजित एक वेबिनार में तो 19 देशों की 193 कंपनियों ने शिरकत की थी। कौर ने राज्य सरकारों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए और खास तौर से कोल्ड चेन इकाइयों के लिए कृषि दरों के साथ साथ बिजली की दरों को घटाने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि देश में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े 98% उद्यम अपंजीकृत हैं। इनकी संख्या करीब 25 लाख है। इनमें से करीब 68% यानी 17 लाख उद्यम ग्रामीण इलाकों में हैं। असंगठित और अपंजीकृत होने की वजह से ही ये इकाइयां ऋण, नई तकनीक के अभाव और मार्केटिंग की चुनौती जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। साथ ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से भी नहीं जुड़ पा रही हैं। नई स्कीम के बाद उम्मीद है कि इन्हें इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोशी जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है, इसके उन्नयन को लेकर ये नई योजना जो लॉन्च की गई है, इसके पीछे किस तरह की अवधारणा है, किस तरह के उद्देश्यों को लेकर ये योजना लॉन्च की गई है? हमारे देश में करीब 25 लाख अनऑर्गेनाइज्ड उद्यम हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। ये 2015 का NSSO का सर्वे है, उसके हिसाब से इन उद्योगों को ने बैंक लोन नहीं ले रखा, इनकी छोटी सी मशीनरी पे काम करते हैं, इन लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई, ना FSSAI का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ना उद्योग आधा GST रजिस्ट्रेशन है। तो इन जो सूक्ष्म उद्योग हैं जो घर के लेवल पे या बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे के, उनके अपग्रेडेशन के लिए लोन और ग्रांट का सपोर्ट दे के, उनको ट्रेनिंग सपोर्ट दे के, उनको बैंक लोन में मदद दिलवाने का ये इस स्कीम का प्रधान उद्देश्य है कि उनका अपग्रेडेशन किया जाए सपोर्ट दे के। जी, तो स्वयं साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस योजना के लॉन्च होने से पहले की जो स्थिति है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की, उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या ज़रूरत महसूस की गई जिसकी वजह से ये योजना जमीन पर उतारी गई है? जैसे कि अब जानते हैं हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है इंडिया में, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हम सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में जी। लेकिन हमारा प्रोसेसिंग लेवल जो है इतना नहीं है जैसे कि बाकी कंट्रीज में है, बाकी देशों में है। जैसे आप देखेंगे थाईलैंड है तो 30% है, इवन यूरोप में आप नज़र डालेंगे फ्रांस वगैरह 70% है। तो ये हमारे को भी बढ़ाना है, इसलिए कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होगा, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा, प्लस एक सेल्फ लाइफ बढ़ने से, वैल्यू एडिशंस होने से इसमें काफ़ी मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। जो हमारे छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस है, जो हाउस होल्ड है, अगर उस लेवल पे, विलेज लेवल पे, फील्ड गेट लेवल, फार्म गेट लेवल पे हम ये प्रोसेसिंग कर सकें तो ऑब्वियसली हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होगा और इकोनॉमिक जनरेशन भी काफ़ी हाई होगा और हमारा एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। जी। सो दैट इज, इसलिए ये जो माइक्रो एंटरप्राइज को जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने किया है, बहुत अच्छा कदम उन्होंने लिए हैं ताकि हमें जो छोटे छोटे एंटरप्राइज से फिर बड़े कंपनीज को भी लिंक हो सके हब एंड स्पोक मॉडल में और हमारे जो अर्बन पॉपुलेशन को भी प्रॉपर वैल्यू एडेड फूड मिल सके और इसके साथ साथ भी एक्सपोर्ट भी हमें काफ़ी आगे बढ़े। बिल्कुल। कौल साहब, आपसे भी मैं इस वक्त की जो ज़मीनी हकीकत है, जो स्थितियां हैं, उसके बारे में समझना चाहूँगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना अब तक करना पड़ता रहा है, क्या परिस्थितियाँ उनके सामने थी, इसका ज़रा खाका आप हमारे सामने रखें। देखिए, मैं ये अपना पर्सनल व्यू पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जी कि ये स्कीमें तो ठीक है, बट ये जो हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे माइक्रो लेवल या स्मॉल स्केल पे, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। ठीक है। आवश्यकता बहुत ज़बरदस्त है कि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आने चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड मशीनरी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसी मशीनरी अभी इंडिया में हमारी अवेलेबल नहीं हो पाई है। जैसे आप चाइना से मशीनरी ले लो, किसी भी साइज़ की मशीन, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे बड़ा उद्योग हो, चाहे मीडियम स्केल, सब तरह की मशीनें अवेलेबल है। तो मशीनरी डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को सोचना चाहिए उनको कैसे ये इंसेंटिव्स दे सकते हैं सो दैट ये मशीनरी हमारे अपनी कंट्री में ही आ जाए। जब तक ये मशीनें आ नहीं सकती तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। तो गुणवत्ता का सवाल है और ऐसे में तकनीकी और मशीनरी की भी आवश्यकता है। तो ये तमाम आवश्यकताएं किस तरह से पूरी होंगी, इस पर भी बातचीत करेंगे जोशी जी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस योजना के आने से समझी जा रही है वो उन 98% उद्यमियों के बारे में समझी जा रही है जो अपंजीकृत हैं अब तक इस उद्योग से जो जुड़े हुए हैं, उनका वो पंजीकृत हो जाएंगे। तो इस एक चीज से कितना अंतर आ जाएगा, किस तरह से इस पूरे उद्यम में सुधार आ जाएगा, आप कैसे देखते हैं इसे? हमारे यहाँ जो सूक्ष्म या हाउस होल्ड उद्योग है जी, उनके 3-4 सबसे बड़ी समस्या हैं। एक तो उनको फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता जी।
दूसरा, जैसा कौल साहब ने बताया कि उनके प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन और उसमें FSSAI या जो रेगुलेटरी एजेंसीज का सर्टिफिकेशन नहीं होता। तीसरा, उनकी पैकेजिंग की समस्या होती है। चौथा, उनकी मार्केटिंग की समस्या होती है। और साथ में उनको जितनी ज़रूरत होती है उतनी ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिली होती जी। तो ये 4-5 चीज़ें को एड्रेस करने के लिए स्कीम बनाई गई है। स्कीम के जैसे हमारे यहाँ 3 बड़े लेग्स हैं, 3 बड़े डायरेक्शंस में ये स्कीम एड्रेस करती है। एक तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि इंडिविजुअल जो सूक्ष्म उद्यम हैं उनको सपोर्ट देना है। ठीक है। दूसरा है कि हमारे यहाँ कई ग्रुप्स विलेज लेवल पे काम करते हैं, जैसे स्वयं सहायक ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के, जो जगह जगह पे प्रोसेसिंग करते हैं, अचार बनाते हैं, पापड़, बड़ियाँ, जैम और भी कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। एक भारत सरकार की अब स्कीम है 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, उसमें करीब 4,000 रजिस्टर हो चुके हैं। तो FPOs फार्मर्स के ग्रुप्स को, तो सेकंड लेग हमारी स्कीम का है कि SHGs, कोऑपरेटिव्स और FPOs जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हैं उनको ग्रांट और लोन के साथ सपोर्ट दिया जाए। साथ ही में उनकी कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ लगाई जाएं, जहाँ पे सूक्ष्म उद्योग वाला अपना सामान ले जाके और उस कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में प्रोसेस कर ले और वहाँ पे लैब भी हो, लैब में अपने सामान की गुणवत्ता की जांच कर सके। कॉमन पैकेजिंग फैसिलिटी हो जहाँ एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट करके वो पैकेजिंग करा सके, और उन सबको साथ में मिला के मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हम सपोर्ट दें। मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही छोटा प्रोडक्ट उसकी अगर कीमत 50 रुपए में बिक रहा है, अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ वो 100 रुपए से ज़्यादा में बिक सकता है। तो ये सेकंड लेग जो हमारी स्कीम का है, ये आप जो बता रहे हैं और कौल साहब बता रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को एड्रेस करेगा। बिल्कुल। स्वयं साहब, मैं आपकी भी राय जानना चाहती हूँ इस मामले में कि उत्पाद की गुणवत्ता होगी तभी उसे बाजार भी बेहतर मिलेगा और तभी उसके वाजिब भाव भी उपभोक्ताओं से मिलेंगे। ऐसे में इस योजना से किस तरह से आपको लग रहा है कि जो गुणवत्ता सुधार है उसका लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा? जैसे कि जोशी साहब ने बताए हैं, इसमें FPO, SHGs, कोऑपरेटिव्स वगैरह को काफ़ी इसमें सपोर्ट मिलेंगे जी। तो जैसे कि हमारे भारत में जो किसान हैं ज़्यादातर जो है 86% है लघु और सीमांत किसान हैं। तो जब प्रोड्यूस करते हैं उसको, उनके पास इतना इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं रहता, ना क्वालिटी के लिए एक्सेस और टेक्नोलॉजी एक्सेस रहता है, ना प्रॉपर इनपुट का एक्सेस रहता है। तो जब ये सब सपोर्ट आएगा और एक FPO बनेंगे या SHG है, तो इनके जो एक्सेस है टेक्नोलॉजी को, प्रॉपर इनपुट को, प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम को आ जाएंगे इसी में, बिकॉज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ता है उसी में। तो क्या होगा, नेचुरली जो प्रोडक्शन होंगे वो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छा निकल के आएंगे। और इसमें क्या होगा कि जब ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स जो है, SHG कहिए या कोई भी कहिए, जब FPO बनाते हैं तो ये कॉमन एक एसेट क्रिएट भी कर सकते हैं कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। आप प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए या मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, कि एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हायर करेंगे तो शेयरिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम कॉस्ट में उन लोगों को सबको एक्सेस मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जैसे कि आसिंग इक्विपमेंट वगैरह भी रख पाएंगे, जिसमें जो जो क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको भी टेस्ट भी कर सकते हैं विलेज लेवल में। जब विलेज लेवल में कर देंगे और उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग करेंगे और थोड़ा पैकेजिंग भी कर लेंगे, तब ऑब्वियसली सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगा, और उसको सेल्फ लाइफ बढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली ये जो क्वालिटी प्रोड्यूस है उसका प्राइस भी अच्छा उनको मिल जाएगा। तो इसलिए जो स्कीम उन्होंने दिए हैं, ये स्कीम जो FPO स्कीम जो सारे हैं उसके साथ भी कन्वर्जेंस में है और बहुत अच्छा डायरेक्शंस में भी ये है, ताकि जो माइक्रो प्रोसेस एंटरप्राइज है, FPOs है, ये सब बहुत आगे आएंगे और छोटे जो किसान, छोटे और सीमांत किसान है, बहुत आगे जाएंगे इसी में। बिल्कुल। कौल साहब, आपको इस योजना में क्या खास बातें नजर आई है? इससे जो फायदा होने जा रहा है उद्यमियों को, वो किस रूप में होने जा रहा है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने जो पिछले 5-10 साल में काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत अप्रिसिएशन वर्थ काम है। जी जी जी। बट इस काम को कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि भाई मार्केटिंग का हमेशा वो आता है आइडिया कि मार्केटिंग कैसे करें। इसमें बहुत ज़रूरी है इंट्रोस्पेक्शन की बात।
ठीक है। अगर हम देखेंगे थाईलैंड में जो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स जो फूड प्रोडक्ट्स निकलते हैं सारी दुनिया में बिकते हैं जी। वाई? बिकॉज उनकी पैकेजिंग एक्सीलेंट होती है, उनकी अपील बहुत बढ़िया होती है, वो कभी नहीं सोचते हैं कि मैं कहाँ बेचूं इसको। एंड देयर आर एजेंसीज हु हेल्प देम। सिमिलरली स्मॉल स्केल जो है, स्मॉल स्केल का जो इंडस्ट्री है, ये एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहां माइक्रो स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और मीडियम स्केल को एग्जिस्ट करता है। जी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में क्या हुआ कि लार्ज स्केल देखना है दबाया कैसे जाए स्मॉल स्केल को। स्मॉल स्केल देखता है कि मेरे पास हथियार नहीं, मेरे पास फाइनेंस नहीं, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं इक्विपमेंट नहीं अफोर्ड कर पाता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो ये जो स्कीमें हैं फूड प्रोसेसिंग की, इसमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, आगे इसको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऐसे स्कीमों का कैसे सबसे ज़्यादा लाभ उठाया जाए सो दैट हम इसको माइक्रो स्केल को भी मॉडर्नाइज कर सकें। बिल्कुल, तो प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है और इसी के लिए जो मंत्रालय है वो आगे आई है और जो मंत्रालय की तरफ से ये योजना है, इस योजना को शुरू किया गया है ताकि जो लघु और सीमांत किसान हैं जो कि इस तरह के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों से जुड़े हुए हैं, उनको जो है एक बल दिया जा सके, उनको एक मदद दी जा सके जिसके तहत वो काम करते हुए अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसे बेहतर बना सके। जैसे कि यहाँ पर अभी बात हो रही थी जोशी जी, जो कौल साहब ने बताया कि किस तरह से कई ऐसे देश हैं जो अपने उत्पादों को इस तरह से पेश करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए। हम देख रहे हैं कि जो हमारी केंद्रीय मंत्री है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी, वो भी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि हमारे भारतीय व्यंजनों की बहुत सी खासियतें हैं और हमारे जो व्यंजन हैं उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए, इस ओर उनका काफी रुझान हम देख पा रहे हैं पिछले दिनों। जोशी जी, किस तरह से, क्या मंत्रालय की तरफ से किस तरह से इसे प्रमोट किया जा रहा है, अपने जो हमारे जो देसी जो व्यंजने हैं उसकी जो खासियतें हैं उसे प्रमोट करने की? हमारी ये जो PMFME जो नई स्कीम है, इसकी जो प्रधान थीम है, मेन थीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जी। एक जिला एक उत्पाद। हमने स्टेट्स को कहा है कि अपने ज़िलों को उसमें जो मेन उत्पाद है, कृषि उत्पाद हो चाहे फूड प्रोडक्ट हो, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको उस ज़िले का, जो कई जैसे ज़िले हैं, जैसे अब राजस्थान में बीकानेर में भुजिया और के नाम से जाना जाता है जी। बिहार में कुछ ज़िले लीची, कुछ मखाने, कुछ तमिलनाडु में कुछ ज़िले हैं जहाँ टर्मरिक है या साबूदाना है, या पंजाब में केनू है, नागपुर का संतरा है, कई जगह केले और आम हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट के नाम से डिस्ट्रिक्ट तक जानी जाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स, ये हमारी स्कीम की मेन थीम है। तो जैसे आपने आम लिया तो उस एरिया में सारा हमारी स्कीम का फोकस आम के प्रोडक्ट पे होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे कि इस एरिया का, इस ज़िले का प्रोडक्ट आम है, तो जितना हमारा एफर्ट होगा पूरी वैल्यू चेन में कि कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, लैब्स, SHGs को, FPOs को, इंडिविजुअल यूनिट्स को, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन सब का सपोर्ट मेनली उस आम के लिए होगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि उससे उस ज़िले के की जो फिनिश्ड गुड्स हैं, अच्छी ब्रांडिंग हम कर सकेंगे। साथ ही एक ही अगर प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जैसे कौल साहब बता रहे थे, वो प्रोवाइड करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मेन थीम जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कहा, वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल में जो ये प्रोड्यूस हैं, एक एक ज़िले में जो जाने जाते हैं, उस प्रोड्यूस को प्रमोट करना, ये हमारा स्कीम का मेन थीम है। बिल्कुल। स्वयं साहब, क्या आपको भी लग रहा है कि इसी तरह से जो ये लक्ष्य लेके चला जा रहा है और ख़ास तौर पर बिल्कुल इंगित किया गया है कि जो सुपर फूड्स हैं उन्हें किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो रेडी टू ईट जो सेगमेंट है उसमें भी काफ़ी अवसर देखा जा रहा है, तो ये जो रणनीति है वो काफ़ी पुख्ता तौर पर तैयार की गई है, आपको लगता है? डेफिनेटली, क्योंकि
जैसे कि ये स्ट्रैटेजी तैयार किए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जी, ये हमने देखा है, इंडिया के बाहर में भी हमने देखा है, जैसे थाईलैंड के बारे में बात कर रहे थे कौल साहब अभी। जी, ये जैसे कि ये वन विलेज वन प्रोडक्ट है उनके, जापान उसको शुरू किए थे। आप अगर देखेंगे फिलीपाइंस में वन सिटी वन प्रोडक्ट है। जी, तो आगे आप चलिए इस साइड में भी, एशियन रीजन में भी इस टाइप के क्लस्टर बेस्ड अप्रोच उन्होंने लिया है कि जो प्रोमिनेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, इम्पोर्टेंट प्रोड्यूस है, उसको आइडेंटिफाई करके उधर विलेज लेवल और सिटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जी, उसको एक कन्वर्जेंस लाएं ताकि एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन एंटरप्राइज, कॉमन इफर्ट सारे कुछ आएंगे साथ में। सो क्रेडिट चैनलाइजेशन। जी। तो क्या होता है इसी में जो प्रोड्यूस है वो एक काफ़ी मैग्नीफाइड हो जाता है सारे इफर्ट। तो ऑब्वियसली इसके लिए डोमेस्टिक मार्केट क्या ओवरसीज मार्केट में भी कनेक्शंस बहुत अच्छा हो जाता है। जी, इंडिया जहाँ तक सवाल है, हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन इतना अच्छे हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रोड्यूस है। आप मैंगो में भी कहिए, वर्ल्ड फेमस मैंगोज है, 40% प्रोडक्शन हमारा है वर्ल्ड के। बनाना में कहिए, हम लोग एक मेजर प्रोड्यूसर है। जी, तो जी, प्रोड्यूस हमारे जैसे बासमती राइस कहिए, तो अभी क्या है कि जो प्रोडक्शन बेस हमारे बहुत स्ट्रांग है, और अगर हम प्रोसेसिंग बेस को उसके ऊपर सुपर इम्पोज अच्छे से कर लें तो डेफिनेटली हम ये जो सुपर फूड कहते हैं आप, और प्रोसेस फूड और सुपर फूड जो भी है, जी, हम डेफिनेटली उसको किसी तरह से माने बहुत बढ़िया वे में कर लेंगे। तो इसीलिए जो इफर्ट है फूड प्रोसेसिंग का, जी, वैल्यू एडिशंस के जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी हमारा इफर्ट है, ये कन्वर्जेंट वे में है। जी। डेफिनेटली एक प्रोसेसिंग को बहुत लाभ पहुंचेगा। और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है, जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, इसमें वोमेन जो फार्मर्स है, हाउस होल्ड जो लेडीज हैं, ये विलेज लेवल में वो भी जैसे पापड़ वगैरह, अचार वगैरह, जी, ये सब करके उसको एक लार्ज स्केल में ले आएंगे। बिकॉज एक फेडरेशन भी बन सकता है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन हो सकता है, स्टेट लेवल हो सकता है, नेशनल लेवल हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब स्ट्रेंथ गेन करेगा, ये इसका जो मार्केटिंग है और ब्रांडिंग है बहुत बढ़िया से हो पाएगा। जी, जी। और इसका एक्सपोर्ट कहिए। कौल साहब, आपके अनुभव से भी हम जानना चाहेंगे, और अब जिस तरह की डिमांड जो है, मांग जो है, वो बाजार में बनती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, उसमें अगर हम अपने बाजार को देखें सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में ही, तो किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा है? जैसे अभी हमने सुपर फूड्स और रेडी टू ईट सेगमेंट की बात की, उस तरह से आपको किन जगहों पर लगता है कि यहाँ पर ज्यादा अवसर हैं? कि जोशी जी ने अभी कहा कि ODOP जो इनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम है, जी, वो प्रोग्राम के बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी मिनिस्ट्री के साथ, और मैंने पहला नोट दिया मिनिस्ट्री को जी, ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक टोमेटो के बारे में, पोटैटो के बारे में, मैंगो के बारे में। जी, और कृष्णागिरी में त्रिशूल, ये जो वो जो है आंध्रा में, तो वहाँ हमने एक सेमिनार भी किया जिसमें मैंने ODOP ऑन टोमेटो पे पूरा डिटेल में बताया कि कैसे हो सकता है, क्योंकि टोमेटो एक प्रोडक्ट है जो ऑपरेशन ग्रीन में भी ये हाईलाइट कर रहे हैं। जी, बट टोमेटो में एक प्रॉब्लम है, उसका अगर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर किया जाए, उसकी शेल्फ लाइफ खाली 5 हफ्ते है। जी, तो इसको कैसे प्रोसेस किया जाए कि सारा वो जो है चित्तूर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी इकोनॉमी उसी पे निर्भर हो, उसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है। फॉर एग्जांपल कि टोमेटो आ गया मार्केट में, फटाफट किसान से परचेज कर लिया, उसको प्रोसेसिंग कर लिया। प्रोसेसिंग मीन्स उसका कैसे प्रोसेसिंग करें, उसका पल्प बनाया जो एसेप्टिकली पैक्ड रखा जाए, तो वो रॉ मटेरियल आपके लिए पूरा साल भर के लिए प्रिजर्व होगा। बिल्कुल। उसके बाद जो छोटे उद्योग आ जाएंगे वो पल्प लेके अपना जूस बनाएंगे, कोई टोमेटो केचप बनाएगा, कोई जूस बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। और जो छोटे छोटे टमाटर है उसको हमने बताया कि भाई इसको पेट जार्स में करके, उसको बोलते हैं चेरी टोमेटो, प्रिजर्व्ड इन विनीगर और प्रिजर्व्ड इन ब्राइन। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है फॉरेन कंट्रीज में, और कितना सा अच्छा प्रोडक्ट है। जी। इसके बाद प्रोसेसिंग में जो इसका पाउडर निकलता है
वो नॉर्मली आजकल क्या करते हैं, वो जो स्किन होता है उसको जलाते हैं बॉयलर में, बट ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना ज़बरदस्त है, इसमें पॉलीओलिफिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। हमने इसको सुझाव दिया इसके बार्स बनाओ, हेल्थ बार्स, वो फ्री बांटो, जो गरीब बच्चे हैं जो मिड डे मील प्रोग्राम में उनको फ्री में बांटो। देखो कितना अच्छा ये अनुभव है जी। और उनको कितना अच्छा वो इसी तरह तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारे विकल्प मौजूद है जिन्हें खंगालने की जरूरत है, और ये योजना इन्हीं उद्देश्य को पूरा करने में जरूर मददगार साबित होगी, ऐसी उम्मीद है। इस योजना के बारे में हमारी चर्चा आगे भी लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के लिए शुरू की गई नई योजना पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाते हैं और स्वयं साहब हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इसी के संदर्भ में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो इस संदर्भ में जो ये सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, इनकी किस तरह की भूमिका आप देखते हैं? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जी, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस टाइप की कोविड सिचुएशन आया है, इसमें हमें एक रियलाइजेशन हुआ, अगर हम खुद अपने सेक्टर को चला सकें विदाउट डिपेंडेंट ऑन एनी फॉरेन कंट्री और एनीथिंग, जी, तो फिर हमारा देश काफ़ी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर जाएंगे और एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी हमें अवेलेबल है बिल्कुल ये कोविड सिचुएशन में। तो इनफैक्ट ये जब सिचुएशन अभी आया था, एग्रीकल्चर सेक्टर हार्वेस्ट टाइम पे था, तो इसलिए जो आत्मनिर्भर पैकेज आया, इसमें एक मार्केट रिफॉर्म्स का बात कहा गया है, 1 लाख करोड़ का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी बात कहा गया है। इसमें हमने ये अभी मार्केट को, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट है, उसको ओपन करने के लिए ट्रेड एंड जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, ये जून 5 को ये हुआ था। और एक सिमिलरली एक फार्मर्स प्रोड्यूस प्राइस क्वालिटी एश्योरेंस का भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला ऑर्डिनेंस जारी हुआ था। ये दोनों था कि एक तो मार्केट ओपन करना और जो फार्मर्स है उनको हमें एक डेफिनेटली अल्टरनेटिव अश्योर मार्केट चैनल दिलाना है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस सिचुएशन में जो तीनों सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर एक है जो वेल फंक्शनिंग है और इसका ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। अगर आप देखेंगे सारे अभी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर का भी कंपेयर टू लास्ट ईयर, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज रियली परफॉर्म वेरी वेरी वेल। सो अगर इसको आगे बढ़ाना है, ये जो स्कीम अभी माइक्रो एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग लेके आए हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ अगर हम ये प्रोसेसिंग भी कर ले माइक्रो फूड सेक्टर में, तो डेफिनेटली हमारे जो फार्मर से किसान भाई है, रूरल इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा बूस्ट आ जाएगा। बिल्कुल। तो अर्थव्यवस्था की जो बात है, जो एक संकट की घड़ी इस वक्त हम कह सकते हैं, उसमें भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया कि जो मुश्किल समय है उसे भी अवसरों में बदल देना चाहिए। और इसी कड़ी में जोशी जी, क्या लगता है कि इस तरह से ये जो खाद्य प्रसंस्करण का, जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का जो ये पूरा उद्यम है, ये हमें इसे अवसर में बदलने का मौका दे सकता है अगर इस पर हम पुरजोर तरीके से ध्यान दें? और इसी लिहाज से ये जो योजना लाई गई है ये बहुत ही अहम होगी। साथ ही मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि उद्यम की बात हो रही है तो निवेश की बहुत आवश्यकता होगी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी लंबे समय से निवेश पर जोर दिया जाने की बात कही जाती रही है। तो अभी मंत्रालय की तरफ से भी हम देख रहे हैं हालिया काफी कोशिशें हुई है निवेश लाने की, उस पर भी किस तरह की प्रगति है आपसे जानना चाहेंगे। फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में निवेश अभी तक इंडिया में ज़्यादातर जो हो रहा है वो
लार्ज फैक्ट्रीज में हुआ है जी या गांवों में या छोटे शहरों में सूक्ष्म या लघु उद्योग में थोड़ा बहुत हुआ है, पर ज़्यादा नहीं हुआ। इस अब प्रधानमंत्री जी ने जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें लगता है और कृषि मंत्रालय को भी लगता है इस फार्म गेट पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जी अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेस्टेज कम हो, हमारे प्रोडक्ट फ्रेश हालत में कंज्यूमर तक पहुंचे और फ्रेश पोजीशन में ही फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज में भी पहुंचे, तो हमें फार्म गेट पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए कृषि मंत्रालय 10,000 FPOs को भी प्रमोट कर रहा है ताकि फार्मर्स को हम साथ ला सकें और उनके फार्म के लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, चाहे वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, रीफर वैन्स हो या उनकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, एसेइंग हो, ताकि अगर जैसे आम की बात हो रही थी, अगर अच्छा आम, टेबल वैरायटी आम तो कंज्यूमर के पास, रिटेलर के पास सीधा चला जाए, जो इन्फीरियर वैरायटी है वो फूड प्रोसेसर के पास चला जाए सस्ते दाम पे। तो ये एसेइंग भी बहुत ज़रूरी है। तो जो नाबार्ड के साथ जो 1 लाख करोड़ का फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड क्रिएट किया गया है, वो और हमारी स्कीम में PMFME स्कीम में जो FPOs के लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया जा रहा है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और इस इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा होगा वो एक बड़ी फैक्ट्री में अगर कोई फूड प्रोसेसिंग हो रही है उससे कहीं ज़्यादा, उससे ज़्यादा गुना फ़ायदा हमें फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। बिल्कुल। कौल साहब, यहाँ पर आप भी कुछ बताना चाहेंगे कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? एक मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूँ। जी जी ज़रूर। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। चित्तूर में जैसे मैंने कहा टमाटर की बात हो रही है, हर एक प्रोड्यूस जो फार्म प्रोड्यूस है उसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है मैक्सिमम दो महीने। अब 2 महीने कलेक्ट करने के बाद वो सारा साल भर कैसे चलेगा, तो मैंने कहा ये प्रोसेसिंग करके प्रिजर्व करके फिर निकालना। बट उसमें इन्वेंट्री कॉस्ट इतना ज़्यादा है, उस इन्वेंट्री कॉस्ट को कैसे कवर अप किया जाए? जोशी जी, कुछ आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? जैसा कि कौल साहब ने बताया, एक तो आजकल फोकस हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स का हमारी मेगा फूड पार्क स्कीम में भी और दूसरे प्रोसेसिंग प्लांट्स का है कि मल्टी प्रोडक्ट्स हैंडल कर सकें। अगर एक टमाटर का जो प्रोसेसिंग हुई है उसके साथ ही दूसरे प्रोडक्ट्स की, जैसे अब एक वेजिटेबल्स की है, कुछ वेजिटेबल की प्रोसेसिंग की, मटर आई, मटर के सीज़न में, अब बाकी सीज़न में जब गाजर आ रही है, गोभी आ रही है, कैप्सिकम आ रही है, उनकी प्रोसेसिंग भी अगर कर पाएँ तो सेम प्रोसेसिंग प्लांट्स में कम कैपेसिटी से हम ज़्यादा प्रोसेसिंग कर पाएंगे। ऐसे ही फ्रूट्स में भी अगर मल्टीपल फ्रूट्स हम पल्प मेकिंग यूनिट में ला सकें तो ये सीजनल प्रॉब्लम जो हमारी हो रही है। दूसरा, हम कृषि मंत्रालय बड़ा एफर्ट कर रहा है कि एक जो हार्वेस्टिंग साइकिल हम बढ़ा सकें। अगर जो हार्वेस्ट 2 महीने आता है, अगर वो 4 महीने हार्वेस्ट आ सके थोड़ा स्टैगर होके, तो प्रोसेसिंग आसान हो जाती है, स्टोरेज आसान हो जाती है, उनकी जो प्राइस डिप होती है, एकदम से प्रोडक्ट आता है उस टाइम जो रिटेल मार्केट में प्राइस डिप होती है वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ICAR का रोल, जो नई वेराइटीज़ डेवलप हो सके, जिनकी प्रोसेसिंग हो सके, जिनका हार्वेस्टिंग टाइम थोड़ा लंबा हो, खासतौर पे टमाटर और आलू के केस में ये इशू बहुत आ रहा है कि प्रोसेसेबल वैरायटी हम ग्रो करें और उसका हार्वेस्टिंग टाइम हमारा लंबा हो। बिल्कुल। तो स्वयं साहब, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आप भी इस बारे में हमें बताएं किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और खास तौर पे जो बाजार की स्थिति के बारे में यहाँ पर जोशी जी ने इंगित किया है कि कई बार जो भाव है किसी भी सब्जी के या फल के, वो इस तरह से गिर जाते हैं कि जो किसान हैं उन्हें नुकसान होने की संभावना होती है, लेकिन ये नुकसान जो है उससे वो बच सकते हैं। तो इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? ये बहुत अहम मुद्दा है जी कि फार्मर्स के इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो जब प्रोडक्शन करते हैं छोटे और सीमांत लघु और सीमांत किसान जो है, उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि मार्केट में लेके बेच देते हैं। जब एक साथ सारे प्रोड्यूस मार्केट में पहुंच जाते हैं तो सप्लाई ओवर सप्लाई हो जाने के कारण, डिमांड वो कांस्टेंट रहने के कारण, बट सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण प्राइस गिरता है। नेचुरल इकोनॉमिक फिनोमेना है। बट लेकिन आप अगर देखेंगे, अगर हम मार्केट लेड प्रोडक्शन में जाए, जैसे मार्केट के अनुसार प्रोडक्शन साइकिल को, जैसे USA वगैरह में क्या किए हैं कि उसको ऐसे स्टैगर्ड प्रोडक्शन किए हैं, मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक वो स्टैगर्ड वे में सोइंग करते हैं ताकि
क्या होता है कि मार्केट में भी स्टैगर्ड वे में आते हैं। इसलिए कम समय में जो एक साथ प्रोड्यूस पहुंचते हैं मार्केट में हार्वेस्ट के बाद, वो फिर इवन आउट हो जाता है। इसलिए वहाँ पे प्रोड्यूस का प्राइस अच्छा मिल जाता है। वैसे ही अभी नाउ इफर्ट हमारा है, एक इफर्ट है कि उसको फार्मर्स के साथ मैंने ऐसे एक्सटेंशन मैकेनिज्म में है जिसमें वो प्रॉपर मार्केट लेड प्रोडक्शन करें। मार्केट को क्या, मार्केट में क्या जरूरत है, किस क्वालिटी का जरूरत है, किस वे में करना है, ये सारे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। ये सब करने के कारण वो मार्केट लेड प्रोडक्शन एक होगा। सेकेंड, हमारे जो रिसर्च और जैसे ICR के बारे में बात किए हैं, ये इस टाइप के भी करते हैं कि मतलब जो वेराइटी डेवलप करते हैं, जैसे प्रोसेसेबल वेराइटी हो। सेकेंड इज उनका जो हार्वेस्ट साइकिल, टोटल सोइंग से लेकर हार्वेस्ट साइकिल को इतने कंप्रेस करेंगे ताकि मार्केट में भी डिफरेंट टाइम में हम आ सकें वेरी क्लियरली। और थर्ड इज हम ये भी कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि फार्मर्स उसमें स्टोर कर सके मार्केट लाने से। जैसे वेयरहाउस एक है, कोल्ड स्टोरेज है, ये सब का भी डेवलपमेंट के लिए सरकार बहुत उद्यम कर रहे हैं। जैसे कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज आया है। ये जैसे अभी जो न्यू स्कीम लेके आए हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एट फार्म गेट लेवल काफी डेवलप होगा। प्लस FPO होने से ये और बढ़ावा होगा कि ये जो स्टैगर्ड वे में मार्केट ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई करके फार्म गेट लेवल में, वो बहुत बढ़ावा हो जाएगा। इसलिए फार्मर्स को एक बेनिफिट होगा, फार्मर्स और ग्रुप ऑफ फार्मर्स को, कि स्टैगर्ड वे में जब मार्केट में लेके आएंगे वैल्यू एडिशन करके, और एक उसमें ये भी पॉसिबल है उनको होल्डिंग कैपेसिटी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो है, माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको क्रेडिट देने में, होल्ड करने में फार्मर्स को इजी हो जाएगा। तो फार्मर्स का होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, मार्केट को नीड के अनुसार आएगा, और फार्मर्स को उचित दाम, जब प्राइस उसका सुधरने लगेगा मार्केट में हार्वेस्ट के बाद, तब ये मार्केट में आने लगेगा, तो फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस मिल जाएगा। बिल्कुल। अहम बात यहाँ पर ये भी आती है कि जो उद्यमी है या जो किसान है, पूंजी की आवश्यकता काफी होती है, और अब तक जो है अपंजीकृत होने की वजह से इस तरह की समस्या आती रही है, ऋण की समस्या आती रही है। जोशी जी, किस तरह से ये समस्या पूरी हो जाएगी, जो इसका समाधान है वो निकल कर आ जाएगा इस योजना के तहत, ये आपसे जानना चाहेंगे। और क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से जो ये उद्यमी हैं वो किस तरह से पंजीकृत अब हो जाएंगे अपंजीकृत होने की बजाय? जैसा कि मैंने बताया कि हमारी स्कीम में 4 कंपोनेंट हैं जिसमें लोगों को ऋण और ग्रांट सरकार से मिल सकती है। एक तो सूक्ष्म उद्योग जो अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, छोटी मोटी मशीनरी से काम कर रहे हैं, उनको हम बैंक से लोन दिलाने में मदद करेंगे, और उसमें 10 लाख रुपए तक 35% सब्सिडी मिलेगी। साथ में हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिलेगा। दूसरा है कि कंपोनेंट है कि SHGs और FPOs और कोऑपरेटिव्स जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनको भी 35% सब्सिडी के साथ बैंक से कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दिलाने में हम लोग मदद करेंगे। तीसरा कंपोनेंट है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी हुई, लैब्स हुई, स्टोरेज हुआ, कोल्ड स्टोरेज हुआ, पैकेजिंग यूनिट हुई, इन सब की कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी जना डाल सकता है, चाहे वो FPO हो, चाहे SHG हो, कोऑपरेटिव हो, चाहे कोई प्राइवेट आदमी हो या सरकारी संस्था हो। तो इनको भी 35% सब्सिडी के साथ बैंक लोन में स्कीम में मदद मिलेगी। चौथा कंपोनेंट है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। हमने देखा है, इवन जैसे पापड़ का एग्जांपल लीजिए, लिज्जत पापड़ इतना बड़ा ब्रांड बना है, इसमें छोटी छोटी महिलाएं अपना पापड़ बना के और कॉमन पैकेजिंग, कॉमन प्रोडक्ट में सहयोग देते हैं। तो कॉमन ब्रांडिंग और मार्केटिंग का जो प्रोजेक्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट या रीजनल लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं, थोड़े बड़े लेवल पे, उसमें 50% अनुदान हमारी स्कीम में दिया जाएगा, ताकि रीजनल और स्टेट लेवल पे ब्रांड बनाए जा सके। तो इन चारों जो लाइंस हैं, जो सेक्टर्स हैं, उसमें इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और अपग्रेडेशन भी होगा। जी बिल्कुल। जोशी जी, एक ब्रेक का समय हो गया, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जैसे कि राज्यों का भी जिक्र आया है, और कृषि चूंकि राज्य का विषय है, और ये जो योजना है ये भी प्रभावित तभी हो पाएगी जब राज्य भी इसमें पूरा साथ देंगे। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही है। हमने देखा है कि पिछले दिनों वेबिनार भी किया गया है, जिनमें कुछ राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो किस तरह की जो राज्यों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपसे ये जानना
चाहेंगे? हमने स्कीम की जब ड्राफ्ट गाइडलाइंस बना के राज्यों के साथ वेब पे वर्चुअल मीटिंग की, सभी राज्यों के साथ, राज्य और यूनियन टेरिटरीज के साथ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सब लोगों में बड़ा एंथुजियाज्म है। एक्चुअली वो लोग बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आप गाइडलाइंस भेजिए और स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। तो इन जनरल राज्यों का इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और हमें जो थोड़ी आशंका थी कि राज्यों में कोविड टाइम में इंटरेस्ट कम होगा, वो बिल्कुल आधारहीन है। बिल्कुल, तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो योजना है ये ज़रूर प्रभावी होगी, राज्यों का भी पूरा साथ मिलेगा, और इससे सीधे सीधे जो ग्रामीण इलाकों के जो किसान हैं और जो ये सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े जो उद्यमी हैं उन्हें भी बहुत लाभ होगा। बहरहाल इस योजना पर विस्तार से हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो उद्यम है उसके लिए जो नई योजना आई है उसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कौल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है इसे बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी योजना ये आई है, और इससे उम्मीद की जा रही है कि ये जो अपंजीकृत अधिकतर उद्यमी थे वो पंजीकृत हो जाएंगे और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी जो आधारभूत संरचना इस वक्त मौजूद है उसे आप किस तरह से देखते हैं, उसकी स्थिति आपको कैसी नजर आती है? दो राय। एक तो हमारे प्रोसेसिंग वैरायटीज़ हम कुछ भी उगा सकते हैं, हमारे संस्थाएं बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर संस्थाएं एक्सेलेंट है जी, नॉलेज बेस बहुत ज़बरदस्त है, एज गुड एज ऑफ एनी कंट्री। हमारे किसान बहुत इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। हमने देखा है पोटैटो प्रोसेसिंग वैरायटीज़ हमने बहुत अच्छी डेवलप करी हुई है, विच कैन बी कंपेयर टू एनी बेस्ट इन द वर्ल्ड। लाइक फ्रेंच फ्राइज के लिए हमने डेवलप किया है वैरायटीज़। नहीं तो हमारे जो सीड इंपोर्ट होता है उस पर 2 रुपये पर किलो हमको रॉयल्टी देनी पड़ती है। हमने जो संताना वैरायटी डेवलप करी है एक्सेलेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए जब हार्वेस्टिंग किसी चीज़ का होता है, किसी उत्पाद का हार्वेस्टिंग होता है, जैसे हमारा आलू होता है, आलू के हार्वेस्टिंग में एवरी डे we have to handle almost about 4 to 6 lakh tons of potato। जब तक हमारी मशीनरी इतनी मॉडर्न नहीं होगी, इसको एकदम से उठा के फटाफट जहाँ भेजना है वहाँ भेजना है, स्टोर करना है, प्रोसेसिंग के भी लिए भेजना है, जहाँ डेफिशिएंट एरियाज वहाँ फटाफट, जब ये मॉडर्नाइज नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, हमारा किसान क्या करेगा इसके लिए? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब आपका सवाल है स्वयं साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस योजना की वजह से किस तरह से जो किसान हैं उन्हें तकनीकी जानकारी पहुंचाई जा सकेगी और जो प्रशिक्षण है वो दिया जा सकेगा, और जो आधुनिक मशीनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है वो पूरी हो पाएगी। ये जो स्कीम आया है, इस स्कीम में कंपोनेंट ट्रेनिंग का भी बात किया गया है जी, और इसके साथ एक रिसोर्स सिस्टम का भी, रिसोर्स पर्सन सिस्टम का भी बात किया गया है जो हैंड होल्डिंग के लिए। ये रिसोर्स पर्सन का एक रोल इसमें रहेगा कि वो सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हैंड होल्डिंग करेंगे, डीपीआरस बनाने में उनको बताएंगे कैसे कहाँ पे, मतलब ये टेक्नोलॉजी किस टाइप के यूज़ करना है, किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना है, किस टाइप के प्रोसेसिंग करना है, और उसको डीपीआर बना के कैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ उसको कैसे लोन मिल सके और सरकार के साइड से जो ग्रांट मिल सके, सारे उनको हैंड होल्डिंग के तरफ पे ये होगा। उसके साथ साथ ये स्कीम में भी एक जो हमने देखा है, एक ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग का भी एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया गया है जी। जैसे निपटेम वगैरह है, IFT वगैरह है, और स्टेट के भी जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स है, वहाँ पे भी ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये तो एक ट्रेनिंग डेफिनेटली ज़रूरत है जिसमें जो टेक्नोलॉजी एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वालिटी, टाइप
ये सब के बारे में भी बताया जाएगा, प्रोसेसिंग के बारे में भी बताया जाएगा, मार्केट के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे कि एफपीओ वगैरह भी जो इस स्कीम में होंगे, उनके लिए भी हमारे मंत्रालय की तरफ से भी अलग स्कीम्स में भी बहुत सारे प्रकार के ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है, और जो उनके भी हैंड होल्डिंग के साथ साथ उसमें टेक्नोलॉजी एक्सेस, प्रोडक्शन एक्सेस, प्रोसेसिंग एक्सेस का भी काफ़ी मदद दिया है। तो इसलिए ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये लोग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पूल भी बना सकते हैं। अच्छा टेक्नोलॉजी का जो लो कॉस्ट और अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, उसको भी वो यूज कर सकते हैं। और हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, आईसीआर कहिए और बहुत सारे हैं जो ये सब टाइप के टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हमारा एक्सटेंशन मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रांग है इंडिया में। जो तो ये सम्मिलित प्रयास इस दिशा में किया जाएगा, और सबके केंद्र बिंदु में है कि जो अर्थव्यवस्था है, खासतौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसको सुदृढ़ किया जा सके। और ऐसे में जोशी जी आपसे समझना चाहेंगे, खासतौर पे कोरोना के संकट का ये जो काल चल रहा है, इसमें अगर हम देखें तो कई जो गांव से जो गए हुए मजदूर है, श्रमिक है, हमने देखा कि वो बड़े शहरों का रुख कर चुके थे, अब वो वापस लौट कर आए हैं। तो उन्हें किस तरह से एक बहुत ही बेहतर विकल्प के तौर पर रोजगार के लिए उन्हें अपने ही घर में, अपने ही गांव में मिल पाएगा अगर इस जो योजना है ये प्रभावी ढंग से लागू होती है और जो पूरा लाभ है वो मिलता है जमीनी स्तर पर। तो आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट टॉपिक रेज किया है जी। जो माइग्रेंट वर्कर्स अभी गांव वापस गए हैं, अभी तात्कालिक तौर पे तो उनको नरेगा में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पर वो तो शॉर्ट टर्म के लिए है। और किसी फूड प्रोसेसिंग उद्यम में उनको एम्प्लॉयमेंट मिले या खुद का शुरू करें, वो एक थोड़ा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट उनके लिए इस स्कीम के पीएमएफएमई स्कीम के द्वारा उनको मिलेगा। इसमें पर यह है कि ये जो किसान के साथ जुड़े हुए हैं, जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके फार्म प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग और जो अपने घर में उद्योग चला रहे हैं, उनके भी घर के उद्योग को थोड़ा बड़ा करके प्रोसेसिंग करने में, इन दोनों चीज़ों में ये स्कीम बड़ी मदद करेगी। जी जी बिल्कुल। और कौल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरह की बहुत ही बेहतरीन भूमिका अदा कर पाएंगे ये जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है इस योजना का लाभ लेते हुए? मैंने पहले ही बताया, इसमें ऐसा करना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट को, एक डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा एंटरप्रेन्योर प्रमोट करना चाहिए जी। उसको ऑल फैसिलिटीज देनी चाहिए, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए जी। एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ से मजदूर वापस गए, उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा जाए, दिया जाए। तो वो अलग अलग स्कीमें बना के हम उनको बता सकते हैं क्या क्या स्कीमें बन सकते हैं, उधर जो उपज होती है उनके बेसिस पे उधर क्या क्या स्कीमें हो सकती है, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उधर हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें स्वयं साहब खासतौर पर महिलाओं की अगर बात करें, आधी आबादी, कई बार तो जो पुरुष है, श्रमिक है, वो चले भी जाते हैं, लेकिन गांव घर में जिम्मेदारी महिलाओं पर ही आ जाती है और वो इस पूरी जिम्मेदारी को निभाती है। उनके लिहाज से आपको किस तरह से लगता है कि ये योजना जो है वो बहुत ही लाभकारी होने जा रही है? ये जो माइक्रो एंटरप्राइज है, अगर देखें, आप अगर एसएचजी स्मॉल जो एसएचजी सारे डेवलप हुए हैं, आप देखेंगे कई जगह पे वुमेन एसएचजीज भी डेवलप हुए हैं। और वुमेन पावर ऐसा एक पावर है जिसमें कुछ भी वर्क अगर हाथ में लेते हैं उसको कर देते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से करते हैं। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा है, उड़ीसा में भी ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, इवन फिशरीज सेक्टर में वुमेन एसएचजीज हैव कम फॉरवर्ड और बढ़िया से उसको साथ में मिल के ये सब सारी चीजें उन्होंने किया है। तो जब ये माइक्रो एंटरप्राइज आएगा घर घर में, तो जो वुमेन entrepreneurs say there is a very entrepreneurial spirit in them. They are managing the house. It's a big managerial ability within them. Now अगर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अनलिस्ट किया जाए, ये जो सारे सपोर्ट दिया जाए, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हिसाब से जो महिलाएं हैं गांव में, वो आगे आएंगे और उनको कहीं बाहर नहीं जाना है। गांव में भी वो सारे जो प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके और उसका मार्केटिंग का भी एक अच्छा से उनको मिल जाएगा, माने एक ब्यूटीफुल रास्ता मिल जाएगा, ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक विलेज लेवल में एक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये
माइग्रेशन हो या ना भी हो, ये जो लेडीज जो फोर्स है ये बहुत आगे जाने वाला है और ये इंडिया के इकोनॉमिक स्फीयर में भी उनका योगदान बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, तो ये इस योजना के बारे में तो हमने बहुत ही विस्तार से बात की और अब मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो लघु और सीमांत किसान हैं और ग्रामीण महिलाएं भी हैं, अगर अभी तक इस उद्यम से नहीं जुड़े हैं तो वो शायद जुड़ना भी चाहे। तो ऐसे में कौल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ सुझाव अगर आप चलते चलते देना चाहें, कुछ ऐसे कृषि उत्पादों को लेकर आप बताना चाहें जिसका मूल्य संवर्धन कर वो जो है इस उद्यम से जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा जिससे उनको मिल सकता है। कुछ अपने अनुभव से कुछ सुझाव दें यहाँ पर। सुझाव मेरा यही है कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लघु उद्योग करेंगे, वो हाथ से काम करेंगे महिलाएं। उनको मैंने पहले से ही कहा कि अच्छी अच्छी मशीनें, छोटी छोटी मशीनें होनी चाहिए, विच में भी सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकती है, बट जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग क्वालिटी ऐसे नहीं होना चाहिए कि लघु उद्योग है तो उनको कैंडल से सील करेंगे पोच। जी जी, अच्छी अच्छी मशीनें, छोटी छोटी मशीनें, हाईली एफिशिएंट मशीनें, उनको सिखाना चाहिए कैसे यूज़ करते हैं। दे शुड नॉट बी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। सो ये बेसिक रीज़न रहा है चाइना के लघु उद्योग को या थाईलैंड या फिलीपींस के लघु उद्योग को आगे बढ़ाने का। जी, ठीक है ना। जब तक ये हम नहीं सोचेंगे इनको आवश्यकता आधुनिक मशीनों की, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जोशी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी इस उद्यम से जुड़ना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिसको इस योजना से सहायता लेने में इच्छुक जो लोग हैं वो क्या करें। जो इंडिविजुअल जिनकी, एक तो हमने स्टेट्स को कहा है कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट अपना डिक्लेयर करें जी। तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट है, जो लोग वो प्रोडक्ट जिनका बना हुआ है, वो जो लोग बना रहे हैं, वो लोग को हम एक स्टेट्स को सर्वे करने को कह रहे हैं। उस सर्वे में हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ में हम लोग हर जिले पे रिसोर्स पर्सन्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं स्टेट्स के द्वारा। तो अगर वो लोग उस सर्वे में आ जाते हैं, या हम हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की हम फैसिलिटी डाल रहे हैं ताकि वो किसी इंटरनेट सर्विस सेंटर में जाके या हमारे रिसोर्स पर्सन्स के सहयोग से स्कीम में अप्लाई कर सकें। और उस एप्लीकेशन के साथ हम उनकी पूरी मदद करेंगे उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाने में और उनके अपग्रेडेशन में। अगर वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं फूड प्रोसेसिंग में कुछ भी काम कर रही हैं, उनको एक सीड कैपिटल 40,000 रुपए की दे रहे हैं, बिना बैंक लोन के, बिना किसी उसके एक सीड कैपिटल दी जा रही है ताकि उनको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट मिल सके। अब वो चाहे वो अचार बना रही हैं, जैम बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की समस्या होती है। तो वर्किंग कैपिटल सपोर्ट जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है या उनका SHG फेडरेशन है, उनके लेवल पे उनको एक लोन के द्वारा, SHG के द्वारा लोन महिलाओं को दिया जाएगा 40,000 रुपए का, जो उनकी एक रिवॉल्विंग कैपिटल पे काम करेगा। जो FPOs और SHGs और कोऑपरेटिव्स हैं जो इस सेक्टर में हैं, वो सहायता चाहते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसर्न एजेंसी है, स्टेट नोडल एजेंसी है, उसको या हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, हम उनको पूरी मदद देंगे इसमें। बिल्कुल। और इसी के साथ सुहैन साहब, चलते चलते आपको किस तरह की उम्मीद है इस योजना से? किस तरह से आपको लगता है कि जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर रहने वाले इन किसानों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक जो प्रभाव है वो आ सकता है? और वो किस तरह से जुड़े इस योजना से, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में एक सुंदर बदलाव वो ला सकते हैं? हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और हम लोग का भगवान के कृपा से हमारे जो प्रोडक्शन बेस है बहुत वाइड भी है और बहुत क्वालिटी प्रोडक्शन का भी बेस है। बिल्कुल। इसलिए हमने पृथ्वी में, वर्ल्ड में हम जाने जाते हैं और इसमें हमारा रूरल इकोनॉमी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जी। ये जो स्कीम्स लाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो 4 कंपोनेंट जोशी साहब ने बताए हैं, इसमें ज़रूर हमारे जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो वोमेन फार्मर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है रूरल एरियाज़ में, उनको भी आगे जाने का एक प्रोत्साहन और दिशा भी मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये विन विन सिचुएशन है जिसमें हमारे जो किसान वर्गों का भी लाभ होगा
और उसके साथ साथ जो हमारा प्रोड्यूस है उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होने से, अच्छा मार्केटिंग होने से और कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोड्यूस मिलने से, साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का भी काफ़ी ये होगा। इसलिए मेरे ख्याल से जो फार्मर्स के जो इनकम है रूरल इंडिया में, भारत में, ग्रामीण भारत में, उसका बहुत आगे जाने का उम्मीद बहुत है। इसलिए जो भारत है हमारा, ये श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और एक भारत, इसमें डेफिनेटली ये इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम प्रधानमंत्री साहब के जो दिग्दर्शन नेतृत्व में, और सर्टेनली ये श्रेष्ठ भारत होने जा रहा है। और विश्व में इस समय में जब कोविड सिचुएशन है, इस टाइप की जो स्कीम आया है, ये हमारे गांव की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग करके हमारे देश को वर्ल्ड में सबसे आगे लेने वाला है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि इस योजना के जरिए भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे ही हमें उम्मीद करनी चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात है कि राज्यों का भी साथ मिल रहा है, तो ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो किसान हैं वो भी इस योजना को जरूर थामेंगे और इसका लाभ उठाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इससे न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा कर पाएगी ये योजना। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। अब मिलेंगे अगले हफ्ते और किसी नए विषय पर हमारी होगी चर्चा, महत्वपूर्ण विषय पर, जिस तरह से हम दूरदर्शन किसान में लगातार चर्चा करते हैं ताकि इसका लाभ किसान उठा सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।